Very good morning to all of you. So, today we are going to cover the next topic of financial management, which is cost of capital. कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम पैसा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल, उसको यूज करने के लिए उन्हें कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेट सपोज अगर हमने बैंक से पैसा लिया है, ठीक है, तो वो पैसा यूज करने के लिए हमें इन रिटर्न बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उनको इन रिटर्न आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लिया है तो उनको इन रिटर्न इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जो भी पैसा यूज करने के लिए इन रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो भी हम चीज एज अ कैपिटल यूज कर रहे हैं, उसको यूज करने के लिए हमें क्या कॉस्ट, क्या खर्चा बेयर करना पड़ रहा है, उसको हम कह देते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो टुडे इस लेक्चर में हम इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करेंगे। रेस्ट प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर किए जाएंगे। फर्स्ट इज अबाउट द मीनिंग। The cost of capital is the minimum rate of return expected by the investor. It may also be defined as the cost of obtaining funds from market. So cost of capital का मतलब है जब आप किसी से पैसा लेते हो बिजनेस करने के लिए, वो बंदा जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर माइंड में लेके चलता है कि अगर मैं इसको पैसा दे रहा हूँ तो मिनिमम मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए, वो रिटर्न हमें उसको पे करना पड़ेगा। तो हमारे लिए वो रिटर्न क्या हो गया? कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न पेड टू द इन्वेस्टर और एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टर। जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको हम पैसा लेने की बजाय इन रिटर्न कितना इंटरेस्ट कह लो, कितना डिविडेंड आप पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Next is about the definition. According to Hampton, the rate of return that firm requires from investment in order to increase the value of the firm in the marketplace. जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है बिजनेस में, उसका कितना रेट ऑफ रिटर्न ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है ताकि फर्म की जो है वो वैल्यू इंक्रीज हो मार्केट में, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इट मीन्स सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह सकती हूँ कि जब आप लोन लेते हो, लोन के थ्रू पैसा लेके बिजनेस कर रहे हो, उस लोन के बदले में आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। वो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है? फर्स्ट इज एज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में हम क्या देखते हैं कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए, ठीक है, या फिर कौन से सोर्स के थ्रू पैसा लेना चाहिए। तो कैपिटल बजटिंग में अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ध्यान क्यों रखा जाता है कि हम उस जब हम बजट बनाते हैं पैसे का, कि हमने कितना पैसा कहाँ पे लगाना है, उस हिसाब से बजट बन रहा है कि वो पैसा हमें कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। अगर हमें मार्केट से पैसा मिल रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे जिससे हमें फायदा 10% से ज्यादा हो, ठीक है, उसी में पैसा लगाने से फायदा होगा। ठीक है, सो कैपिटल बजटिंग में हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हम पैसा लगाएं ताकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इजिली कवर हो जाए। सेकंड इज एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल मिक्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है, जब बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें सारे सोर्सेस लिखे होते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस के थ्रू हमने पैसा उठाया है। हमने कितना पैसा इक्विटी शेयर्स के थ्रू लिया है, कितना प्रेफरेंस के थ्रू लिया है, कितना डिबेंचर्स हैं, कितने लोन्स हैं, कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, तो ये सारे सोर्सेस लिखे होते हैं। तो जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने कितना पैसा कहाँ से लेना है, ऑब्वियसली अगर मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है बिजनेस करने के लिए, तो ज़्यादा पैसा मैं वहां से लूंगी जहां मुझे इंटरेस्ट या डिविडेंड कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में भी हम पहले कॉस्ट का ध्यान रखते हैं कि उस कैपिटल की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज एज अ बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एक बिजनेस को अगर हम उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा,
तो हम ये देखेंगे कि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर हो रही है। अगर बिजनेस ऐसे चल रहा है कि आपकी मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर हो रही है, इट मीन्स आपका बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है। एज अ बेसिस फॉर टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, जितने भी आप फाइनेंशियल डिसीजन हम लेते हैं वो कॉस्ट को, खर्चे को ध्यान में रख के लिए जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हेल्प करता है बाकी सारे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आ जाती है? फर्स्ट इज हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो बिजनेस ने पुराने टाइम पे बेयर कर रही है, लेकिन जैसे हमने बिल्डिंग खरीद चुके हैं, हम फर्नीचर खरीद चुके हैं, जो प्रीवियस टाइम में हमने जितना खर्चा कर लिया है उसे हम कह देते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट इज आने वाले टाइम में आप कितना खर्चा और करोगे, दैट इज फ्यूचर कॉस्ट। स्पेसिफिक एंड कॉम्पोजिट कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट होता है जब हम सिर्फ एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, लेट सपोज हम 4 तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं लेकिन हम सिर्फ एक की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक कॉस्ट। जब आप सारे प्रोडक्ट्स की इकट्ठी कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो उसको हम कह देते हैं कॉम्पोजिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाता है द कॉस्ट ऑफ आउटफ्लोज। ठीक है, जो भी आपका आउटसाइड द बिजनेस जो आपको कॉस्ट पड़ रही है वो सारी कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि आपने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आपने कई ऑप्शंस छोड़ी। आप वो पैसा बैंक में भी रख सकते थे। अगर आप बैंक में वो अपनी सेविंग रखते तो इन रिटर्न आपको बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता। तो वो जो इंटरेस्ट हमने छोड़ दिया बिजनेस में पैसा लगाने के कारण, तो जो चीज हमने छोड़ दी, जो अपॉर्चुनिटी हमने छोड़ दी, उसकी कॉस्ट को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में हम देखते हैं ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट की हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है। लेट सपोज हम 10 यूनिट्स बना रहे हैं। 10 यूनिट्स बनाने की हमें टोटल कॉस्ट पड़ रही है 1000। ठीक है, तो हम उसकी एवरेज कैसे निकालेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 10, इट मींस आ जाएगा 100 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ताकि हमें पता चले कि ऑन एन एवरेज एक यूनिट बनाने की हमारी, एक प्रोडक्ट बनाने की हमारी कॉस्ट कितनी है। मार्जिनल कॉस्ट होता है जब आप अपना लेवल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज करते हो। ठीक है, पहले मैं 10 यूनिट्स बना रही थी तो मेरी कॉस्ट आ रही थी 1000। अब जब मैंने 11th यूनिट बनाया तो मेरी कॉस्ट चलेगी 1100 पे। ठीक है, एक यूनिट एक्स्ट्रा इंक्रीज करने के कारण मेरी कॉस्ट में जो इंक्रीज आया 100 रुपीज का, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। द इंक्रीज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स is called as marginal cost. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? फर्स्ट इज अबाउट हिस्टोरिकल एंड फ्यूचर कॉस्ट। ये नहीं पता चलता कि जो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इक्विटी, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें देख रहे हैं, इनकी कॉस्ट को हमने हिस्टोरिकल के हिसाब से कैलकुलेट करना है या फ्यूचर में ये हमें कितना बेनिफिट देने जा रही है या फ्यूचर में कितनी कॉस्ट हमें पड़ेगी उस हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट इज दिस प्रॉब्लम। सेकेंड इज प्रॉब्लम इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन, प्रॉब्लम इन कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं जो बिजनेस के पुराने प्रॉफिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने रिटेन करके रखे हैं ताकि फ्यूचर में उसे यूज किया जाए। वो तो चीजें हमारे पास ही पड़ी हैं, उसकी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम इन असाइनिंग वेट्स। जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, उसमें वेट्स असाइन किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ पर्टिकुलर सोर्स इन द कैपिटल। तो जो जितना आपके पास टोटल पैसा है, एक एक का उसमें शेयर कैलकुलेट किया जाता है जिस हिसाब से वेट असाइन किए जाते हैं। वो वेट्स असाइन करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये वेट्स कैसे असाइन करने हैं, ये जब हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। So this was the all about the theoretical portion. Next time we will start with the practical problems. Thank you.